नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, पूरे विश्व में किसी भी जगह से मुझे देख रहे और सुन रहे इस वीडियो में मैं सभी लोगों का आने के लिए स्वागत करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में आए हो ये देखने कि क्या कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये वीडियो इंडिया देश के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे इंडिया के किसी भी जगह में रह रहे हैं, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, किसी भी यूटी में और किसी भी स्टेट में, सभी लोगों के लिए वीडियो खास है। 2024 ईयर में एक रिक्रूटमेंट करने जा रहा है पीएनबी बैंक। ठीक है, पीएनबी एक पंजाब नेशनल बैंक इसका नाम है, और ये बैंक जो है वो गवर्नमेंट यानी पीएसयू बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो ये बैंक 1000 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करने जा रहा है अपने बैंक में, जिसके बारे में मैं सारा कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। जितने भी लोग इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हैं, सभी लोगों के लिए वीडियो खास है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट आई है यहाँ पर पीएनबी बैंक की तरफ से, जिसके अंदर बैंक रिक्रूट करेगा 1025 के लगभग लोगों को रिक्रूट करेगा बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट पर। मतलब कि एक ऐसा कैंडिडेट जो कि एक ऑफिसर पोस्ट लेगा, लेकिन उसको उस फील्ड के अंदर जिसके ऊपर वो रिक्रूट होगा, उसको उसकी स्पेशलिटी पता होनी चाहिए, उसमें वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, 1025 लोग रिक्रूट होने हैं इस बैंक में, ऑल इंडिया से, मतलब पूरे इंडिया देश से कहीं से भी कैंडिडेट आए इस वैकेंसी को एग्ज़ाम देकर, या जो भी पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, उसके बाद वो इन वैकेंसियों को ले सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी इस वैकेंसी की क्या है, ऑल इंडिया में आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, पोस्ट में वैकेंसियाँ कितनी कैटेगरी वाइज हैं, किस जगह पर कितनी वैकेंसी आई है। सैलरी तो मैंने आपको बोला कि सैलरी बताऊंगा, बेनिफिट क्या क्या होंगे वो भी बताऊंगा, इस पोस्ट पर काम क्या होगा वो भी बताऊंगा, प्लस आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मतलब ये है कि आप लोग फॉर्म भरोगे, फॉर्म से लेकर, फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस इस नोटिफिकेशन वाले फाइल को डिस्कस करते हुए मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा। जो भी इंडिया देश में कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, वो लोग वीडियो में एंड तक रहना जरूर, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए वैकेंसियाँ रहेंगी। ठीक है, आप पूरे इंडिया से कहीं से भी इस वैकेंसियों को ले सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब होगी, हालांकि ये बैंक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर बैंक अंडरटेकिंग है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट जॉबें होंगी। ठीक है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वेबसाइट का लिंक, जो आपका इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है दोस्तों, वो मैंने वीडियो के सही नीचे बता दूं सभी लोगों को, वीडियो के सही नीचे मैंने आपको प्रोवाइड करा है। तो वीडियो के सही नीचे आप लोग वो लिंक को देख भी सकते हो और अप्लाई करने की तरफ बढ़ सकते हो। अप्लाई लिंक एक्टिव हो जाएगा जल्द ही, तब आप जाकर फॉर्म भर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि लोगों को समय से पता लग जाए कि फॉर्म वो समय से भर ले। वैकेंसी ऐसे ही आती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं और उसके बाद फॉर्म जल्द ही क्लोज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी वैकेंसी, आप खुद सोचो कि 1000 वैकेंसी ऑल इंडिया में रिक्रूट करना तो एक आम बात हो गई कि बहुत छोटी वैकेंसी है, 1000 लोग तो यूं ही रिक्रूट हो जाएंगे एक बैंक में। तो वही सब रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सारा कुछ क्लियर करूंगा, जितने भी लोग हो सब एंड तक जरूर रहना। ठीक है, अगर आप अदर कंट्रीज से हो तो इंडिया के लोगों को शेयर करना इस वीडियो को। पीएनबी इंडिया देखिए वेबसाइट है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस बैंक का, और इसमें आप लोगों को नीचे ही इस बैंक के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर ना, इसमें एक करियर का ऑप्शन आ जाता है। आप लोगों को एक करियर का ऑप्शन होता है, या रिक्रूटमेंट नाम से एक ऑप्शन होता है, तो उसमें आप लोग जाते हो तो आप लोगों को इसमें तुरंत मिल जाएगा कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अप्लाई लिंक मैंने जैसा बताया कि ये दो कल के बाद, ये कल के दिन एक्टिव हो रहा है, 7 तारीख को ये लिंक एक्टिव कराएंगे अपने वेबसाइट पे, फिर लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ह्यूमन रिसोर्स डिविजन्स। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक है वो अलग अलग विभागों के साथ काम करता है। जैसे अगर कोई भी बैंक है तो उसकी अलग अलग जो है, अलग अलग बैंक के अंदर भी अलग अलग विभाग होते हैं, डिविजन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन है, उसके अंदर जो हेड ऑफिस है वहाँ से ये आपका नोटिफिकेशन आया। इनका प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 10 न्यू दिल्ली, जो आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह है इंडिया देश में, वहाँ पर जो न्यू दिल्ली जगह है, वहाँ के द्वारका के सेक्टर 10 में प्लॉट नंबर 4 में इनका जो है हेड ऑफिस है, वहाँ से नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आप देख सकते हो 7 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 25 फरवरी को क्लोज हो जाएंगे। यानी आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ सकते हो कि आप लोगों को जो समय मिलेगा
तो वो समय हो जाएगा आप लोगों का करीब करीब 18 दिन, आप मान सकते हो। ये 4 और ये 9, वही है 18 दिन का समय आपको मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। बहुत सही समय है। 25 फरवरी तक फॉर्म भर लेना। इसमें एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपको बता दूं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये कंप्यूटर पर, अलग अलग सेंटर्स होंगे, वहाँ पर कंप्यूटर पर आप लोगों का एग्ज़ाम ले लेंगे इस रिक्रूटमेंट में। अभी देखिए मार्च महीने में हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है, मार्च और अप्रैल में। मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, इसमें 15 मार्च के बाद ही एग्जाम होगा, उससे पहले हमें लग नहीं रहा। 15 मार्च के बाद इस एग्जाम को आप लोग देखोगे जरूर, ठीक है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट है भाई, देखिए ये पोस्ट तो इन्होंने जो बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेंगी। नेम ऑफ द पोस्ट आप देखोगे, ग्रेड स्केल आप देख सकते हो यहाँ पर। ये जूनियर लेवल की भी है, मीडियम लेवल की भी है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ऑफिसर क्रेडिट पोस्ट इनको रिक्रूट करनी है, जहाँ पर 1000 लोग रिक्रूट करने हैं इनको। मैनेजर फॉरेक्स में मैनेजर रिक्रूट करना है इनको, जिसके अंदर ये 15 लोग रिक्रूट करेंगे। सेम मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 5 लोग रिक्रूट करने हैं। और इसके अलावा सीनियर मैनेजर इनको रिक्रूट करना है साइबर सिक्योरिटी में, जिसके अंदर ये 5, अपनी बैंक की जो साइबर सिक्योरिटी इनको बना के चलनी है लोगों की, उसके लिए ये लोग सीनियर मैनेजर को रिक्रूट करेंगे 5 लोगों को, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने ग्रेड स्केल यहाँ पर बता दिया कितना देंगे। तो टोटल 1025 वैकेंसी हैं। सैलरी अगर आप बात करो तो सबसे ज़्यादा सीनियर मैनेजर को मिलेगा, आप जानते ही हो, जैसे कि 63,000 से लेके उस कैंडिडेट को 80,000 तक का मिलेगा। यानी आप मान सकते हो इस ये जो सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्ट होगा उसको 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ शुरुआत में मिलेंगे, शुरुआत में जॉब मिलते के साथ ही। और सबसे कम सैलरी जो यहाँ पर मिल रहा है वो ऑफिसर को मिल रहा है, ऑफिसर क्रेडिट, जिसमें 36,000 से लेके 45,000 तक का सैलरी होगा शुरुआत में, ठीक है। मैनेजर को ये 50,000 देंगे, और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी वाले को भी ये 50,000 पर मंथ देंगे। अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑफिसर की आई है जिसके अंदर सैलरी 40,000 है, तो आप लोग ये वाली वैकेंसी को भी ले सकते हो, 40,000 सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा ये आप लोगों को डीए, सीसीए और एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस यानी घर के किराए का अलाउंस, और इसके अलावा डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। मतलब मान के चले कि आप जहाँ वैकेंसी को जॉब को ले रहे हो और उस एरिया में अगर महंगाई हो जाती है तो डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, सीसीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, लीज्ड एकोमोडेशन, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ लीव फेयर कंसेशन मिलेगा आप लोगों को, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, आप जब इस वैकेंसी से रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बैंक आपको देगा, ठीक है। रिटायरमेंट 60 पे हो रही है, जब भी हो रही है इस बैंक से आप लोगों की, तो आप लोगों को वो सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर मैं सही सही आपको क्लियर करता चलूँ तो सैलरी में आप लोग 5-10 हज़ार का बेनिफिट पर मंथ जोड़ सकते हो। रिजर्वेशंस में आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग टोटल वैकेंसी देखोगे बैंक पब्लिक सेक्टर का है, तो इस वजह से ये बैंक में आप देखोगे कि ये बैंक जो ऑफिसर वैकेंसियां हैं उसमें से 400 तो यूआर को लेगा, 100 ईडब्ल्यूएस से ले लेगा, ईड और ओबीसी से 270 लेगा, 270, एसटी से 78 और एससी से 152 लोगों को रिक्रूट करना है। सेम मैनेजर में आप देखोगे 7 लोग यूआर से लेने हैं 15 में से, ठीक है, 2 एससी से, और इस तरीके से आप लोग सारी वैकेंसियों को समझ लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूं एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सब आपकी कैटेगरी और डिसेबिलिटी की फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग इस पूरी चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं हम, इसी के अंदर नोट में कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कि जो वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसी अगर आगे चल के बढ़ जाए तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही है। घट भी सकती हैं, कम भी हो सकती है। मान के चले 1025 वैकेंसी की जगह ये वैकेंसियां 400 हो जाए, 700 हो जाए, 703 हो जाए, तो आप लोगों को वो माननी होंगी। ये वैकेंसियां बैंक चेंज भी कर सकता है, ठीक है। और कैंडिडेट जो भी बिलोंग कर रहे हैं रिजर्वेशन कैटेगरी से, ठीक है, जिनकी रिजर्वेशन कैटेगरी में वैकेंसियां नहीं आई हैं और आप लोग देखते हो अपने रिजर्वेशन में वैकेंसियां आप लोग नहीं देख रहे हो, तो आप लोग एक जनरल के तौर पर वैकेंसी को ले सकते हो। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी रिजर्वेशन वैकेंसी कहीं नहीं आती तो आप लोग एक जनरल के तौर पर फॉर्म भर सकते हो।
हर पोस्ट के लिए कैंडिडेट विलिंग टू सर्व, कैंडिडेट को कहीं भी भेजा जा सकता है पूरे इंडिया देश में। अभी आपको कर्नाटका भेज सकते हैं, केरला भेज सकते हैं, पुडुचेरी भेज सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी भेज सकते हैं। तो आप लोगों को वहाँ जाना होगा इंडिया में कहीं पर भी इस जॉब को लेने। रिगार्डिंग पर्सन जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप लोग एक बार इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं दोस्तों, इंडिया देश का हर कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, नेपाल और भूटान देश का कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है। बस कंडीशन ये है कि नेपाल और भूटान जैसे देश के लोग, अगर मान के चले आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान देश से, बुर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि केन्या, युगांडा और द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये सारी जगहों से अगर आप लोग आ गए हो, आप इंडिया में आ गए हो परमानेंटली, अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हो, इन देश से अगर आप लोग आ रखे हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इस डेट से पहले आपका आना जरूरी है, मतलब आपका मतलब आपके परिवार में कोई ये लोग आ गए, तिब्बत रेफ्यूजी मैं बता रहा हूँ, जो तिब्बत वाले एरिया से जो है यहाँ आ गए थे इंडिया देश में, इस दिन से पहले आ गए हैं तो ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब इस दिन से पहले आप कहोगे हम लोग तो नहीं आए, आपके आपके ही फैमिली में जो पहले के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कहीं ना कहीं ये रिक्रूटमेंट थ्रू आउट दी वर्ल्ड हो गया, आप अदर कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में अगर आप हो, सेटल्ड हो, आ गए हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आपके पास प्रूफ होने चाहिए उन चीज़ों के, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। मैं आप बताऊंगा एज, और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा, और एक्सपीरियंस कितना चाहिए किस पोस्ट के लिए, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, ऑफिसर क्रेडिट पोस्ट आपकी जो ग्रेड आई है वो JMG स्केल 1 में आई है, जिसके लिए 1 जनवरी 2024 को कैंडिडेट की एज 21 होनी चाहिए और 28 मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट 28 से बिलो है फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अगर कैंडिडेट SC ST है तो 28 में 5 साल और जोड़ ले, यानी 33 तक फॉर्म भर सकता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म है, मतलब कि वो SC ST है, OBC है, और इस तरीके से आपके जो भी अपर एज में फ़ायदे मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका बता दूं कि कैंडिडेट को बोला जा रहा है चार्टेड अकाउंटेंट, उसका जो है CA जो है किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का होना चाहिए, मतलब उसने CA पास कर रखा हो। और ठीक है, ये इनको चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस आपका बैंक के अंदर होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी बैंक में आप लोगों ने काम कर रखा हो, ये आप लोग याद रखें। कुल कहना यही है दोस्तों कि आप लोग CA पास आउट होंगे तो फॉर्म भर देंगे इसमें, ठीक है। पूरे इंडिया में किसी भी CA इंस्टीट्यूट से आप लोग फॉर्म भर सकते हो अगर आप वहाँ से पास आउट हो। ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे ऑफिसर इनको चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, इनको ऑफिसर क्रेडिट के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर ये साफ साफ ये क्लियर कर रहे हैं कि हमें जो भी ऑफिसर या जो भी लोग रिक्रूट कर रहे हैं वो एक स्पेशलिटी होनी चाहिए उनकी उस फील्ड में, इसीलिए वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहलाते हैं। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि SO क्यों कहा जा रहा है इनको, वो इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा दोस्तों, इसी पोस्ट के आगे हम थोड़ा बढ़े। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास CA नहीं है तो आपने कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA करा हुआ है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट करा हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपने फुल MBA करा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपने अगर डिप्लोमा करा है मैनेजमेंट में तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये सारे जहाँ भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कराए वो UGC या AICTE द्वारा अप्रूव्ड करे गए हों, मतलब उनको मंजूरी मिल गई हो इन दोनों अथॉरिटीज़ द्वारा, तभी वो फॉर्म भर, उन्हीं से पढ़े हुए लोग फॉर्म भरेंगे। मैनेजर फोरेक्स के लिए कैंडिडेट का MBA पास होना जरूरी है, 35 से उसका जो है 25 से 35 एज उसका रहेगा, ठीक है। और इसका मैं अभी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना MMG JMS और ये सब चीज़ें आपको जो दिख रही है इसकी फुल फॉर्म में भी बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। ये ग्रेड इन्होंने डिसाइड करे हैं अपने बैंक में। आप इसमें एक चीज़ याद रखिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फॉरेक्स के अंदर जो कि कंडक्ट कराया गया हो FEDAI ने या फिर IIBF ने या फिर NIBM ने, ठीक, या फिर किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने, तो उसको भी ये लोग ले लेंगे। मैंडेटरी यही है कि 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना ही चाहिए, ये आपसे बोला है। बैंकों के अंदर करा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंडेटरी और डिज़ायरेबल में फ़र्क होता है। डिज़ायरेबल ये है कि अगर आपने करी है वो चीज़ तो अच्छा है, लेकिन मैंडेटरी वाली चीज़ें हैं कि आपने ज़रूर करी हुई हो।
मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हो, आप लोगों का बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसी फील्ड के कैंडिडेट, एमसीए वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार ये सारे पॉइंट आप एक बार आसानी से एक बार देखो, एक अच्छे से देखो, सारी चीज़ें रीड कर लो। सारी इसमें दी है, एज दी है, पोस्ट का नाम दिया है, किस लेवल की वो पोस्ट है वो दिया है, क्वालिफिकेशन दी है, कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नोट में कुछ पॉइंट है, आप लोग एक बार रीड कर लो। नोट में यही लिखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है, जो भी कुछ है वो 25 फरवरी से पहले पहले का होगा तो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड विल बी ट्रीटेड एज लेस देन, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा है अगर आपकी मान के चले कि 59.99% भी मार्क्स अगर आए हैं और इनको चाहिए 60%, किसी भी चीज़ में अगर जितनी परसेंट मांग रहे हैं वो एक्चुअल परसेंट ही लेंगे। मतलब अगर उससे कम है तो वो लोग सिलेक्ट आपको नहीं करेंगे। ये परसेंटेज का पॉइंट टू पॉइंट आपका हिसाब यहाँ पर रखा जाएगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने देखा होगा ऊपर जॉब रोल, जैसे ऑफिसर को करना क्या है, ऑफिसर क्रेडिट के लिए क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉरपोरेट ब्रांचेस और ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स और फाइनेंस डिवीजन के अंदर और कॉरपोरेट क्रेडिट डिवीजन और अदर क्रेडिट डिवीजन से जुड़े हुए काम करेगा, ठीक है। देखिए, कुछ स्किल्स हैं आपको आनी चाहिए। अगर आप मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में जाओगे तो आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा, शिफ्ट के हिसाब से अपने काम करने हैं। आप नाइट में भी आपकी शिफ्ट हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर पर होगी, ऑफ एक्सीलेंस और सीसीओई में। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स सेंटर्स के अंदर आप लोगों को काम करना हो सकता है। यहाँ पर इस पोस्ट पर जॉब रिलेटेड रहेगी, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई होगी, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग करनी होगी आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर, जो कि इस बैंक से जुड़े हुए सारे काम हैं। ये बैंक अपनी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कि लोगों के जो डेटा है बैंक के पास, जो अकाउंट है और जो भी चीज़ें हैं उसको लोगों के लिए सिक्योर रखना, साइबर सिक्योरिटी आप भी समझते हो क्या होता है, तो वही सब चीज़ें होंगी। तो आप लोग सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो। मैंडेटोरी में आपको बताता चलूँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन, आप लोगों का एक्सपीरियंस फायर वॉल में होना चाहिए, रूल बेस में NIPS के अंदर पॉलिसी, और इसके अलावा आपका यहाँ पर ADC यानी कि एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर के अंदर आपका अच्छा खासा एक अच्छी खासी नॉलेज हो, आप लोगों की SIEM सॉल्यूशन के अंदर नॉलेज हो, तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। डिज़ायरेबल मतलब ये है कि आपकी वो वाली क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है, लेकिन मैंडेटरी वाली तो होनी ही चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। तो हर पोस्ट की आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्या क्या काम रहेगा। अगर आपको लगता है आप ये काम कर सकते हो, आप अप्लाई कर देना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, SC ST में 5 साल अपर एज है, OBC में NCL वालों की 3 साल अपर एज है, डिसेबल्ड वालों के 10 साल बढ़ जाएंगे अपर एज में। इस तरीके से आप लोगों के सब रहेंगे। नोट में आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट है, आप लोग रीड कर सकते हो, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग एज सीकिंग रिलैक्सेशन चाह रहे हो, मतलब आप लोगों को एज के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग की अपर एज कंप्लीट हो गई, लेकिन आप लोग अगर रिजर्वेशन के हिसाब से रिलैक्सेशन ले सकते हो तो आप लोग ले लेना, ठीक है। ऑल इंडिया रिजर्वेशन अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह से लेने हो तो इसको छोड़ना नहीं है, ले लेना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में इन्होंने बताया है कि एक्स सर्विसमैन कौन होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्स सर्विसमैन होता है वो कैंडिडेट जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में कहीं ना कहीं जाकर काम करके आया है, किसी भी रैंक का ऑफिसर रहा है तो उसको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें समझ भी सकते हो। ये इंडिया देश के लोगों के लिए इस तरीके से एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन है, आप लोग देख लो। डिसेबिलिटी में कौन लोग आते हैं, आप एक बार अपने जो आपके जो इंडिया के जितने भी एक्ट हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उसमें 34 सेक्शन उठाकर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी में कौन कौन आते हैं, क्या क्या उनके राइट्स हैं, वो सब वहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, डिसेबिलिटी वालों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सनस होते हैं, वो पर्सन जो कि हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज़ सफरिंग फ्रॉम, वो लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स को जो है आपका जो है गुजर रहा है, उन चीज़ों को फेस कर रहा है। फीट एज वेल एज ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन, और इसके अलावा मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी और पैरेसिस बट हैविंग सफिशिएंट मोबिलिटी इन देयर हैंड्स, और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो फेस, तो आप लोग इस डिसेबिलिटी में आओगे। ये कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज़ में आती हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ सकते हो, ठीक है।
इन सभी की वैकेंसियां हैं, डिसेबिलिटी वालों की इन सब की वैकेंसी हैं ऊपर, आप अगर देखते हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोट में आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लो अच्छे से, आप लोगों को समझ आए। ईडब्ल्यूएस लोग कौन होते हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सी बात है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, एक लिखित एक रिटर्न एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा। उसके बाद फॉलोड बाय, मतलब उसके बाद ये पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी लेंगे, मतलब आप लोगों का पहले एग्ज़ाम हो जाएगा और कंप्यूटर पर, उसको पास करने वालों का ये पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू पास करने के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और आप लोगों को ये वैकेंसियाँ दे देंगे। अब रिटर्न एग्ज़ाम जो ऑनलाइन में हो रहा है उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 2 पार्ट आएंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25-25, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 50-50 और पर्सनल प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 100 नंबर में आएंगे, यानी कि करीब करीब ये 50 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे और बाकी सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे में पेपर होना है कंप्लीट आप लोगों का। एक चीज़ और आपको बता दूं, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब प्रोफेसर क्रेडिट, जो आपका ऑफिसर क्रेडिट पोस्ट था उसमें आप लोगों का क्रेडिट से जुड़े हुए सारी चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, अगर आप मैनेजर पोस्ट लेते हो साइबर सिक्योरिटी वाला, तो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस वाले फील्ड में। बाकी सारा जो पैटर्न है वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट ने रॉन्ग आंसर कर दिया तो उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, और अगर वो सही करता है किसी भी आंसर को तो उसको 1 नंबर मिलेगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, 2 नंबर मिलेगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। अगर वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन गलत करेगा तो आधा नंबर उसका काटा जाएगा, 0.5 मार्क्स उसका काटा जाएगा। ठीक है, सही वालों में से काट लिए जाएंगे नंबर। और एक चीज़ और आपको बता दूं, कैंडिडेट को जो है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई, उसको टेस्ट दोनों ही क्वालिफाई करने हैं, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। ठीक है, Professional knowledge test will be evaluated only for those candidates who qualify in each paper in part 1। ओ भाई, ये क्या बोल दिया, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय बैंक। देखिए बैंक अब पीएनबी डिसाइड करेगा खुद कि उसको कितने मार्क्स रखने हैं लोगों को पासिंग मार्क्स देने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोगों को पार्ट ए में ऑल ओवर पास होना है, पार्ट बी में ऑल ओवर पास होना है, ये तो अलग अलग हो गया, प्लस आप लोगों को इनके अलग अलग सेक्शन में भी अलग अलग पास होना है। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में इनके द्वारा मार्क्स जो आएंगे वो मेरे हिसाब से कितने हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, इसके 1/3 प्लस मानना, यानी 25 में से 10 प्लस, 25 में से 10 प्लस और 50 वालों में 50 क्वेश्चन जिसमें आ रहे, देखिए जो 25-25 क्वेश्चन है इसके मतलब 25-25 नंबर का जो पेपर आएगा इसमें आप लोग 10-10 नंबर प्लस मान लो, और जो 50 नंबर वाला है इसमें भी आप लोग जो है अपने 20 प्लस मान लो, और जो 100 नंबर वाला है उसमें आप लोग 40 से 50 प्लस नंबर मान के चलो। इस तरीके से आपके हो सकते हैं। इंडिविजुअल आप लोगों को पास करने हैं सारे के सारे। ठीक है, और ऑल ओवर भी पार्ट ए और पार्ट फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग भी पास करना है। देखिए इन्होंने साफ बोला है, आपका पार्ट सेकंड तभी चेक करेंगे जब आपका पार्ट 1 हर एक सेक्शन वाइज पेपर आपका पास होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में बताता चलो, इंटरव्यू बैंक लेगा जब आप लोग इस एग्ज़ाम को पास कर जाओगे। इंटरव्यू के लिए आपको बता दूं, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लाने ही हैं अपने पेपर में, वो कितने होंगे वो पीएनबी जल्द ही बता देगा, तो वही जो बताएंगे मैं आपको बता दूंगा। पर्सनल इंटरव्यू 50 नंबर में लेंगे, जिसमें से आप लोगों को 45% मार्क्स यानी कि 22.50 करीब SC ST को लाने हैं, और अदर कैटेगरीज वालों को आधे नंबर से ज़्यादा लाने हैं इस इंटरव्यू के अंदर। मतलब 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ, 25 से जो भी नंबर ज़्यादा ले आए वो लोग इंटरव्यू में पास मान लिए जाएंगे। फाइनली उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनको वैकेंसियाँ दे दी जाएंगी। देखिए तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यू भी अलग से पास करना है, रिटर्न भी अलग से पास करना है, दोनों पास करने वालों का ही फाइनल सिलेक्शन होगा, इतना याद रखना। एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा लोगों को बता दे कहाँ कहाँ होगा। तो आप देखिए ये टेंटेटिव लिस्ट है, मतलब कि हो सकता है इसमें कुछ सेंटरों में चेंज हो जाए। मैं आपको बताता चलूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा और विजाग में होंगे, असम राज्य के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर में, बिहार के आरहा, औरंगाबाद, भागलपुर और दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पटना, पूर्णिया जैसी जगहों पर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली के दिल्ली और एनसीआर के जितने एरिया हैं वहाँ पर कहीं
कहीं भी सेंटर देखने को मिल जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरज और वडोदरा ये गुजरात का हो जाएगा सारा। हरियाणा का हिसार, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र जैसी जगहें आएंगी, इनमें से सेंटर होंगे। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए इसका ये मतलब जैसे कि यहाँ लिखे हैं कि ये जगहें जैसे लिखी हैं, मैं आपको बताऊं जैसे छत्तीसगढ़ में 2 जगहें लिखी है तो 2 सेंटर होंगे, नहीं भाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर एरिया को कवर करेंगे इनके सेंटर्स, मतलब इनकी रिक्रूटमेंट वाले सेंटर इन जगहों के एरिया को कवर करेंगे। हो सकता है वहाँ पर 4 सेंटर भी हों इस एरिया में, 10 सेंटर भी हों, हो सकता है सिर्फ 2 ही सेंटर हो। सेंटर्स की संख्याओं में कमी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं होगा। मतलब अगर आप लोग हरियाणा में सेंटर में जाओगे एग्ज़ाम देने, तो आप लोगों को इन तीनों बड़े बड़े शहर, मतलब ये जो शहर हैं इनके अलावा आप लोगों को, शहर कह लो सिटी कह लो, इनके अलावा आप लोगों को कहीं भी पूरे राज्य में इस रिक्रूटमेंट का सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। भले ही आपका एरिया इन जगहों से कितना भी दूर हो, आप लोग इधर ही आओगे। अगर आप हरियाणा के जगह के वहीं से अप्लाई कर रहे हो या वहीं की आसपास में एरिया से अगर आप लोग सेंटर चाह रहे हो, तो हरियाणा में इन्हीं तीनों जगहों पे सेंटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से होगा। हिमाचल प्रदेश का आप देख लो, जम्मू का देख लो, काफ़ी जगह इसके एग्ज़ाम होने हैं। आप देखो 1025 लोगों को रिक्रूट करने के लिए भी बैंक इतना सारा प्रोसेस फॉलो करेगा। नोट में यहाँ पर कुछ पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, मैं आपको साफ साफ बता दूं दोस्तों। आप लोग बिट्स ऑफ पेपर के टुकड़ों को नहीं ले जा सकते। ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है। प्लास्टिक पाउच, देखिए कैलकुलेटर नहीं ले जाना। आपका हो गया यार हमें पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना, क्यों, हम तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई। एग्ज़ाम कंप्यूटर पर है, आप लिख के करोगे क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं ले जानी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका रफ वर्क रहेगा तो सेंटर पर ही रफ शीट भी मिलती है और कहीं ना कहीं पेन भी मिलता है। जब यहाँ पर लिखा है कि पेन नहीं ले जाना, तो इसका मतलब पेन वहाँ मिलेगा, और अगर लिखा है कि पेन ले जाना है तो इसका मतलब वहाँ पर पेन नहीं मिलेगा। ये दोनों सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं ले जाने वाली हैं, मतलब ये सब नहीं ले जाना है। अब देखिए उनको एक एक चीज़ डालनी पड़ रही है, क्या नहीं ले जाना। अब आप खुद सोचो, आप लोग एक ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट हो, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, वैकेंसियाँ लेने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो जॉब के लिए, और उसमें भी आप लोगों को अगर ये नहीं पता क्या ले जाते हैं क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ चीज़ों को नहीं जान रहे हो, उसको जानना आपको ज़रूरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। गाइडलाइंस हैं डिसेबल्ड वाले पर्सन को कौन सी फॉलो करनी है। मान के चले अगर वो सर्विस यूज़ कर रहा है स्क्राइब का, ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपना एग्ज़ाम नहीं लिख पाते क्योंकि वो खुद अपनी डिसेबिलिटी है उनकी खुद की, तो वो दूसरों से एग्ज़ाम करा सकते हैं, किसी भी महिला पुरुष से अपना एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना खुद का खर्चा करके अरेंज कर सकते हो। आप लोग एक सेकंड पर्सन को, उस पर्सन को स्क्राइब कहा जाता है, ठीक है, डिस्क्राइब, क्योंकि वो डिसेबिलिटी वाले के लिए स्क्राइब कहलाया जाता है। और अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को एक डिक्लेरेशन देना होगा, एक फॉर्म अप्लाई करते हैं अभी जब आप भरोगे तभी डिक्लेरेशन दे देना, ठीक है। तो ये आपको अलाउड कर दिया जाता है। देखिए खुद के पैसों से अरेंज कराया जाता है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप लोग पहले अंडरटेकिंग नहीं दोगे ना, तो ये आप लोगों को स्क्राइब को बैठने नहीं देंगे आपका एग्ज़ाम करने, फिर आपको ही करना होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार देख लो। गाइडलाइन है कुछ लोगों के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, मतलब ये रिटर्न पास करने के बाद ही तुरंत आपका डीवी कर लेंगे, जिसमें आप लोगों से 10th का मार्कशीट ले लेंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ले लेंगे कि आपको इंटरव्यू का इन्विटेशन मिला है उसके बारे में बताओ। प्लस डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 12th ले लेंगे, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स मार्कशीट लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लेंगे, और ये सारी चीज़ें लेंगे जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। नोट में आप लोगों के लिए पॉइंट आप देख सकते हो सब। इंटरव्यू के लिए जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो कॉल लेटर होगा कि किधर जाना है, कितने बजे जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, तो ये दोनों ही आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड मिलेगा और एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम से आप मान सकते हो 1 हफ्ते पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। और वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे। इसके लिए एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ अगर आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे। अब वो एक्शन क्या क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड कर लो, ठीक है। फॉर्म का फीस मैं बता दूं, यहाँ पर कैंडिडेट से जो फीस चार्ज होगा SC ST और डिसेबल्ड वालों से सिर्फ 50 रुपये प्लस GST, यानी कि उनसे 60 रुपये चार्ज होंगे, ठीक है। और जो अदर कैटेगरीज से हैं उनसे यहाँ पर GST 18% और प्लस 1000 रुपीज़, यानी कि 1180 रुपये चार्ज होंगे। अगर आप जनरल हो, OBC हो, NCL हो, OBC CL हो
EWS हो तो आप लोग 1180 रुपीज़ दोगे और बाकी सारे लोग 60 रुपये में ही अपना फॉर्म भर पाएंगे। 59 है, 1 रुपीज़ तो चार्ज ही हो जाएगा आप लोगों का बैंक वाला, तो करीब करीब इतना आप मान सकते हो। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बताता चलूँ। अप्लाई के लिए डेट आपको बता दी, 25 फरवरी तक अप्लाई कर लो। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, अपनी सारी डिटेल डालो, फीस जमा करो, फॉर्म जमा करके उसका प्रिंट ले लो, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, मैंने जैसा बताया अभी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से कर सकते हो आप लोग पेमेंट, जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे ये देखिए, फ़ोटो का साइज़ बताया है, सिग्नेचर का बताया है, थंब इम्प्रेशन का बताया है, सब चीज़ों के डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, वो आप उसका सारा कुछ फॉर्मेट यहाँ देख सकते हो। इसका वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग जाकर देख लो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। देखिए ये एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सेंटर पर आपके जो है ना थंब इम्प्रेशन और आपका जो फोटोग्राफ लिया जाता है, जिससे कि वो वेरीफाई कर सके कि वही कैंडिडेट वहाँ एग्ज़ाम देने गया है। दूसरा यहाँ पर एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड बेसिकली ये है कि अमाउंट ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड पीरियड मैं आपको बताता चलूँ। आप लोगों को करना क्या होता है, 3 लाख रुपए अगर आप ये वाले पोस्ट लोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना है। मतलब अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हो तो आप लोग 3 लाख रुपए दोगे बैंक को। अगर आप 5 साल के सर्विस के बीच में अगर जॉब छोड़ोगे, मतलब बैंक को आप लोगों को 5 साल जॉब देनी है, अपनी अपने लाइफ के 5 साल बैंक को देने। अगर आप नहीं दोगे तो आप लोग 3 लाख रुपए बैंक को दोगे, ये कहते हुए कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैंने बीच में सर्विस छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड अमाउंट है, ये आपसे लिया जाता है अगर आप सर्विस बीच में छोड़ते हो। अगर आप पूरा सर्विस दे देते हो इतने समय, तो वो बॉन्ड अमाउंट वैसा का वैसा ही रहता है। वो अगर आपसे लिया भी जा रहा है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए यहाँ लिखे हैं, इसको एक बार रीड कर लें सभी लोग, ठीक है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन हो गया, कल के डेट में नोटिफिकेशन आया है। जो पीएनबी बैंक के जनरल मैनेजर हैं, एचआरडी हैं, उनके द्वारा नोटिफिकेशन आया था, आपने देख लिया। एक एक चीज़ आपको क्लियर करी है मैंने, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हमने छोड़ दिया हो। एक एक पॉइंट कवर हुआ है यहाँ पर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सेंटर, सब कुछ क्लियर हुआ है। आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सिलेबस डिटेल्ड में नहीं दिया आपने एक एक टॉपिक के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम में आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वही सब पूछेंगे आपसे। और दूसरा, ये एग्ज़ाम लेवल टोटली पार्ट 1 जो रहेगा वो 12th लेवल तक का ही होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक के लेवल का होगा। जितनी क्वालिफिकेशन आपने करी है, जितना हाई बना सकता है बैंक उतना बनाएगा पार्ट सेकंड को। पार्ट 1 को तो सिर्फ 12th तक या फिर बैचलर लेवल तक ही रखना है उनको, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आपका सिलेबस अगर आ जाएगा तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो मेरे को उम्मीद है मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया है, यहाँ पर एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। कोई डाउट आपका रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया देश के लोगों तक। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।